गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम जानते हैं हिंदी कक्षा 8वीं का पाठ्यघटक वारिस कौन, जिसकी लेखिका है विभा रानी। सर्वप्रथम उनका परिचय देखते हैं। विभा रानी का जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। वह बहुआयामी प्रतिभा की धनी रही है। हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका उन्हें कहते हैं। उनकी कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाटक लेखन में उन्होंने बहुत ही प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर उन्होंने लोकगीत व लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम किया है। उनकी कुछ किताबें हैं जिसे हम प्रमुख कृतियाँ कहते हैं। देखिए, चल खुसरो घर अपने, ये उनकी किताब का नाम है। दूसरी किताब मिथिला की लोक कथा है। गोनू झा के किस्से, यहाँ पर गोनू झा के किस्से ये कहानी संग्रह उनका, जैसे कि अपने इधर तेनालीराम के किस्से, अकबर बिरबल के किस्से, उसी प्रकार गोनू झा के किस्से। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, ये उनका किताब है, उनका नाटक है, जिसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी आया था। समर्थ, द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी का अनुवादी समर्थ क्यान, ये उनका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद एक और किताब है। बिल टेलर की डायरी, ये एक उनका और एक किताब है। देखिए, इस पाठ्यघटक में क्या दिया है, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी। ये इस पाठ्यघटक में एक संवाद के रूप में एक कहानी दी गई है। माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधना का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा जो करता है वही जीवन में सफल होता है। समय और साधना का उपयोग करने पर आदमी सफल होता है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। आइए कहानी देखते हैं, कैसे समय और साधना का सदुपयोग करके जीवन में सफल बन सकते हैं, ये देखते हैं। वारिस कौन, ध्यान से सुनिए कहानी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती जो होगी उसी को अपना राजपाट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे किया जाए, चारों में से कौन बुद्धिमान है, वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। जो सोचता है उसे उपाय सूझ जाता है, जो सोचता ही नहीं उसे उपाय सूझता ही नहीं है। वो सोचने लगा तो उसे उपाय भी मिल गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, सभी बेटियों को उसने पास बुलाकर गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को, ध्यान से देखना, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी नहीं, और जो याद भी रह गया तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। ऐसा बड़ी लड़की ने सोचा। बड़ी बहन ने, सबसे बड़ी जो बहन थी, उसने सोच लिया। अब बात आई दूसरी बहन की। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। उसने इस प्रकार से सोचकर, दूसरी बहन जो थी उसने उन दानों को चांदी के डिब्बे में डालकर एक थैले में बंद करके अपनी संदूकची, उसका जो संदूकची थी, यहाँ पर संदूकची का अर्थ होता है एक बक्सा। क्या होता है? एक बक्सा, एक बॉक्स, एक अलमारी जैसा एक छोटा, पुराने ज़माने में एक बक्सा रहा करता था पत्थर का, इसका पोलाद का, लोहे का एक बक्सा रहता है ना, इस प्रकार से, ऐसा उसे आगे से लॉक रहता है, इस प्रकार से एक बक्सा, उसे संदूकची कहते हैं। आगे देखिए, फिर
तीसरी बहन ने क्या किया, दूसरी ने तो उसे संदूकची में रख दिया, मखमल में, चांदी की एक डिब्बी में डालकर। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। वो सोचती रही, सोचने से हल मिलता है, देखते हैं क्या होता है, क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारत करना उसकी बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। रही पहली, दूसरी और तीसरी बहन ने तो दानों का जो कुछ करना था वो किया, मगर तीसरी बहन जो थी वो सोच रही थी। याद रखना, तीसरी बहन इसका क्या करूं वह सोच रही थी, याद रखना। अब देखिए, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे। पिताजी ने जो दाने दिए हैं उसे यूं ही नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, कोई राज होगा। मकसद का अर्थ होता है राज होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेरों सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को अपने पास बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखिए, पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अब आई तीसरी राजकुमारी की बारी। तीसरी राजकुमारी ने पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार घर में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा डाला। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गए। राजमहल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत की गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। राजा बहुत खुश हुआ, खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची वारिश हो। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इसमें हमें आप वाकई में यह सीख मिलती है, समय का उपयोग करके हम सफलता पा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, ताकि हम हर पाठ्य घटक के बारे में जानकारी लेकर आते हैं और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।